आज हम लोग बात करेंगे फॉल्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है और ये जो सीरीज़ चल रही है ये प्योरली आपके कमेंट जैसे आ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से ही मैं ये पूरी सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। तो जो भी आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं कवर करूँ, जिसमें मैं आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू लगवा दूँ, इतना कि आप एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको ऊपर मैं लेक्चर इस तरीके से तैयार कर दूंगा, जैसे अभी तक 2-3 हुए हैं वैसे ही अब फॉल्ट के ऊपर आज बात करेंगे। तो जल्दी से सीख लेते हैं इसको, इसका बेसिक एंड देन इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो फॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दो कैटेगरी में फॉल्ट को डाला गया। एक था ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का नाम एक और है शंट फॉल्ट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि इनमें से कौन सा शंट फॉल्ट है, ठीक है। वैसे ही ओपन सर्किट फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट का नाम दिया गया। ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि भाई ये तार जा रहा है, अब ये तार बीच में से टूट गया, एक तार बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस टाइप के फॉल्ट को हम लोग सीरीज फॉल्ट दे देते हैं। वहीं पर अगर मान के चलते हैं 3 फेज चल रहे हैं, अब एक तार टूट के लटक गया और इससे जुड़ गया, तो देख रहे हो ना ये पैरेलली हो रहा है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से हो गया, या ये तार टूट के ग्राउंड से टच हो गया, तो देख लो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, शंट कनेक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात ये? तो इसीलिए इस टाइप के फॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं शंट फॉल्ट का नाम दिया जाता है। जबकि ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, इन केस में क्या होता है कि तार टूट गया या कनेक्शन टूट गए, गिरा उरा नहीं है, मतलब दूसरी किसी चीज से टच नहीं हुआ, केवल यहाँ से कनेक्शन टूट गया। तो कनेक्शन टूट गया तो ये जो वायर है इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज नोन एज सीरीज फॉल्ट का नाम दिया जाता है। समझ में आ रही? बहुत ध्यान समझ लेना, ठीक है। और जिसमें तार टूट के किसी दूसरे कंडक्टर से टच हो गया, ग्राउंड से टच हो गया, या आपस में तीनों तार टच हो गए, इस तरीके के फॉल्ट को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का नाम दिया था। क्योंकि क्या होगा कि इसमें एक सीवियर करंट फ्लो करेगी। तो ओपन सर्किट फॉल्ट के अंदर फॉल्ट करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कोई फॉल्ट करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर सीवियर करंट फ्लो करेगी, क्योंकि और शंट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शंट मतलब पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट जो होते हैं सबसे कम पूछे जाते हैं, बस इसमें यही मेनली एक क्वेश्चन आता है कि सीरीज फॉल्ट कौन सा है इनमें से। जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है, अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये होगा शॉर्ट सर्किट, शंट फॉल्ट, सीरीज फॉल्ट, नन ऑफ द अबव। तो सीरीज वाले पे टिक करना। क्लियर होगा? इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तरीके के होते हैं। सिंगल फेज ओपन सर्किट मतलब एक कंडक्टर आर फेज का ओपन सर्किट हो गया है, 2 कंडक्टर ओपन हो गए हैं, तीनों के तीनों कंडक्टर ओपन हो गए, मतलब ये 3 कंडक्टर जा रहे थे, ठीक है। तो एक कंडक्टर ओपन हो गया है, 2 कंडक्टर ओपन हो गए, या तीनों तीनों कंडक्टर ओपन हो गए। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती हैं ओपन सर्किट फॉल्ट की। सीरीज की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात कर लें तो इनके अंदर 2 कैटेगरी बनती हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। हालांकि जैसे अगर इसमें भी ध्यान समझ लो, इसमें भी ये कैटेगरी बना सकता हूं मैं, सिंगल फेज और 2 फेज, दीज आर व्हाट वी कॉल अनसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का सिंपल सा सिद्धांत है, जो का अगर 3 लड़के हैं, तीनों के साथ एक साथ करोगे तो वो सिमेट्रिकल हो गया, और किसी 2 के साथ करोगे या एक के साथ करोगे तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो वैसे ही यहाँ 3 फेज हैं, तीनों के तीनों अगर ओपन हो गए तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिमेट्रिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही काम का है। और अगर मान के चलते हैं कि एक ओपन हुआ या 2 ओपन हुए, तो दीज बोथ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिमेट्रिकल। बस इतनी ही कहानी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए ओपन सर्किट सिमेट्रिकल बता दो, तो तीनों के तीनों फेज ओपन हो गए, ये वाली कैटेगरी पे टिक कर देना। और अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट सर्किट में, तो 2 कैटेगरी, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब तीनों के तीनों फेज, ये 3 फेज थे, तीनों आपस में शॉर्ट हो गए, यानी कि एल फॉल्ट हो गया, या फिर तीनों शॉर्ट होकर ग्राउंड से टच हो गए, तो एल जी, ठीक है, ट्रिपल एल जी फॉल्ट या ट्रिपल एल फॉल्ट, दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिकल। मतलब तीनों फेज लिखा है ना, इन्वॉल्विंग ऑल 3 फेजेस, तो तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे। देन कैटेगरी आती है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। तो अनसिमेट्रिकल जैसा कि नाम है, 2 के साथ करेंगे और 1 के साथ नहीं करेंगे, या 1 के साथ करेंगे 2 के साथ नहीं करेंगे, तो इन्वॉल्विंग 1 या 2 फेज। तो बस ये सिंपल सा काम है। तो इसमें कैटेगरी आती है एल हो गया, एल हो गया, एल हो गया। मतलब एल मतलब लाइन टूट के ग्राउंड से टच हो गई, लाइन आपस में 2 लाइनें टच कर गई, और 2 लाइनें आपस में टच करी और दोनों की, और फिर वो वायर ग्राउंड पे टच हो गया। तो ये 3 कैटेगरी अनसिमेट्रिकल में आती हैं। नाउ ओपन सर्किट फॉल्ट, जिसे हम सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं, इसको बारे में थोड़ा सा जान लो। इस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने बस वही पॉइंट उठाए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज के अंदर डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। मैं इस लेक्चर सीरीज में बस उतना ही बताऊंगा जितने से क्वेश्चन आए हुए हैं, और तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डेप्थ में अगर जानना है तो भैया आपको फिर मेरी जो नॉर्मल सीरीज हैं, जिनको हम इन डेप्थ लेक्चर लेता हूँ, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दोनों को अलग रखते हैं एकदम। एग्जाम निकालने के लिए ये सीरीज देखनी है, और नॉलेज प्लस एग्जाम के लिए फिर वो डिटेल वाली प्लेलिस्ट देखो। ओके, तो सीरीज फॉल्ट की बात कर रहे थे। तो अकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन और मोर कंडक्टर, एक या एक से ज्यादा कंडक्टर फेल हो गए। ध्यान रखना, फेल हो गए, फेल का मतलब ओपन सर्किट। कॉज क्या होता है इसका? ज्वाइंट फेलियर हो गया, ठीक है, कि भाई केबल और ओपन, जैसे मान लो केबल जा रहा है, अब यहाँ ज्वाइंट होते हैं ना, जहाँ से कंडक्टर आपस में जुड़े होते हैं, वो फेल हो गया।
कोई फ्यूज़ मेल्ट कर गया, फ्यूज़ मेल्ट कर गया तो ओपन सर्किट हो जाएगा, जैसे तुम्हारे घर में होता है। सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया किसी एक या दो फेज़ का, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एक्सेप्ट थ्री फेज फॉल्ट, ठीक है। बेसिकली यही बात बताई गई है कि ओपन सर्किट फॉल्ट जनरली अनसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट थ्री फेज, ये मैंने बताई दिया, क्योंकि थ्री फेज जो होते हैं वो सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। तो पूरा लेक्चर अब बचा हुआ जो है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे डील करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओपन सर्किट से जितना बता दिया बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, ठीक है। कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट होगा। अब कंडक्टर दो भी हो सकते हैं, दो एक भी हो सकता है, और तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हाई करंट। ध्यान रखना, ओपन सर्किट फॉल्ट के अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्किट फेल हो गया है। ओपन सर्किट जैसा कि नाम है, शॉर्ट सर्किट जैसा कि नाम है, मतलब सीवियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और फॉल इन वोल्टेज, अब देखो सीधी सी बात है, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं कहीं पे भी अगर किसी को शॉर्ट सर्किट करोगे तो वोल्टेज आइडियली जीरो हो जाएगा और करंट आइडियली इन्फानाइट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज़ है हाई करंट और फॉल इन वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। समझ में आ रहा है? ये सारी समस्याएं जो होती हैं जो शॉर्ट सर्किट में देखने को मिलेंगी। अगर ओपन सर्किट की बात करोगे, ओपन सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो रेटेड के करीब पहुंच जाएगा। दैट इज द केस। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर क्या होता है। अगर देखो फॉल्ट शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूँ अब मैं, अब ओपन सर्किट के बारे में ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, हो गया। शॉर्ट सर्किट दो कैटेगरी मैंने बताई थी, एक है सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल, यही दो बताई थी। तो सिमेट्रिकल कैटेगरी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है, मतलब तीनों के तीनों फेज इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे केस में सिस्टम बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों के साथ हो रहा है तो हम सब बैलेंस है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर होता है तो आर वाई बी का जो कॉम्बिनेशन है ये बैलेंस कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ, अनसिमेट्रिकल मतलब कोई एक तार टूटा या दो टूटे, तीनों के साथ वो नहीं हुआ, तो अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे तो सिस्टम जो होगा वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अनबैलेंस का क्या मतलब हुआ? दो चीज़ें होती हैं बैलेंसिंग में, एक तो हो गया आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वाई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। बैलेंस कंडीशन की बात बता रहा हूँ। तो एक तो तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब आर अगर इतना मिल रहा है तो वाई भी इतना जाएगा, बी भी इतना जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 120 120 120, तो दीज आर द कैटेगरी टू इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि सप्लाई बैलेंस है। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो रही हैं तो हम कह देंगे भैया हमारा सिस्टम बैलेंस है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रही तो हम सिस्टम कह देंगे अनबैलेंस हो गया। इतनी सी बात है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन ब्रेक हो गई है, या तो आर बढ़ गया है, वाई और बी बराबर रह गए, या कोई मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंस आ गया, मैग्नीट्यूड वाइज डिफर आ जाए, या फिर फेज वाइज डिफर हो जाए, या फिर बोथ। समझ में आ रही? ये तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो उसको हम कह देंगे अनसिमेट्रिकल चीज़ें हो रही हैं। तो मैग्नीट्यूड, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही बताया, देखो आर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और फेज एंगल भी देखो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तीनों फेज एंगल अलग हो गए, तो फेज का भी डिफरेंस आ गया और मैग्नीट्यूड का भी। तो ये इसको हम अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में डालते हैं। जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो सिस्टम जो होगा वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। मतलब अगर दो तार इन्वॉल्व होंगे, एक तार इन्वॉल्व होगा केवल, तो सिस्टम क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस की खास बात क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। अनबैलेंस अगर सिस्टम है, अब इसकी अगर तुम्हें एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए इस अनसिमेट्रिकल को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगले लेक्चर की नींव पड़ जाएगी। अनसिमेट्रिकल को हमें सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये तो अनसिमेट्रिकल चीज़ों को हमें सिमेट्रिकल में तोड़ना पड़ेगा। यहीं से पिक्चर के अंदर आते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो सिस्टम के अंदर जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने की वजह से कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। अगर उनकी कैलकुलेशन करनी है तो उनको हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में। तो तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, ठीक है। इनको सीक्वेंस कंपोनेंट भी कहते हैं, सीक्वेंस कंपोनेंट। डिटेल में चर्चा प्लेलिस्ट में करेंगे, अभी केवल टॉपिक टू टॉपिक चलना है, बस इतना ही जिससे क्वेश्चन हो जाए। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में हमने तोड़ेंगे, तो एक हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस या पॉजिटिव सिमेट्रिकल कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव की खास बात क्या होती है कि अगर ओरिजिनल फेज ये था आर वाई बी, तो इसका फेज भी R1 Y1 B1, इसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर R1 लिखा है तो इसका मतलब ये, वैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, जनरली ये RA1 होगा या RB1 होगा या RC1 होगा। मतलब ए फेज का 1 या बी फेज का 1 या सी फेज का, इस तरीके से मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट वाला, तो उसको। तो 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव कंपोनेंट। कभी भी अगर ये लिखा R1 तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कंपोनेंट, पॉजिटिव
सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ आर फेज। समझ में आ रही? बहुत ध्यान से समझना, पूरा इसमें खेल है। तो R1 ऐसी कहीं पे लिखा है Y1, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात हो रही है ऑफ वाई फेज। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव सीक्वेंस। खास बात क्या होगी? खास बात ये होती है कि RYB जो है ये सेम सीक्वेंस में रहेगा, जैसे R के बाद Y, Y के बाद B। तो देखो R1 के बाद Y1, Y1 के बाद B1, तो ये हो गया सेम पॉजिटिव कंपोनेंट का काम। दूसरा होता है निगेटिव कंपोनेंट। निगेटिव जैसा कि नाम है तो जस्ट उल्टा सीक्वेंस होगा। तो इसमें क्या होता है? देखो सीक्वेंस अपोजिट हो गया। R2 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लो सबसे पहले निगेटिव कंपोनेंट को 2 से, यानी कि R2 मतलब क्या हुआ? निगेटिव कंपोनेंट ऑफ आर फेज। समझ में आ रही बात ये? तो ये चीज़ समझ में बिल्कुल अच्छे से समझ लो इसे। तो जब भी कभी 2 लिखा हुआ दिख जाए, A2 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव कंपोनेंट ऑफ ए फेज। समझ में आ रही? इतनी सी चीज़ है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये R2 मतलब नेगेटिव कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें एक तो ये हो गया टू एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 लिखा होना। दूसरा क्या है? इसका फेस समझ लो। R के बाद Y आना था, अगर R के बाद Y आ रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव कंपोनेंट। अगर R के बाद B आ रहा है तो ये हो गया नेगेटिव कंपोनेंट। तो देखो R के बाद B के बाद Y, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे नेगेटिव सीक्वेंस का नाम दिया गया है। आपको पता है 3 फेज इंडक्शन मोटर मैंने कई बार पढ़ाया है कि अगर तुम्हें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो सिंपली क्या करो, उसमें जो RYB दे रखा है उनमें से कोई 2 को आपस में एक्सचेंज कर लो और मोटर अपोजिट घूमने लगेगी। तो वैसे ही देखो यहाँ हो रहा है कि जब हमने क्या करा, इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, R2 और B2 को, या B2 Y2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो दिस विल बिकम द नेगेटिव कंपोनेंट। तो यहाँ से पॉजिटिव कंपोनेंट। अब देखो एक खास बात समझ लो, ओरिजिनल फेज, ओरिजिनल जो था वो क्या था? ये था R के बाद Y, Y के बाद B। और पॉजिटिव जो होता है उसका भी सेम सीक्वेंस होता है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो में से कौन सा सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनल फेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर हो जाएगा +1। समझ में आ रही? इस तरीके के क्वेश्चंस खूब सारे आए हुए हैं एग्जाम में। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। तो जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप LMRC को टारगेट कर लो, या अरे यार तुम लोग एक एग्जाम को, पर्टिकुलर एग्जाम को मत करो, तुम कंटेंट, ब्रॉड कंटेंट को टारगेट करो। कि फॉल्ट आ रहा है, मान के चलते हैं किसी एग्जाम में, तो फॉल्ट को टारगेट करो। फॉल्ट समझ में आ गया तो साला दुनिया का कोई एग्जाम हो हम निकाल लेंगे। फॉल्ट समझ में नहीं आया तो फिर समस्या है। ठीक है? तो कोई क्वेश्चन एक पर्टिकुलर एग्जाम का मत पकड़ के रखो। ये देखो कि भाई हमें ब्रॉड कैटेगरी को सॉल्व कर रहा है, फॉल्ट आना चाहिए, बस उतना ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ गया कैसे दोहराया जाएगा? तो तुमसे पूछ लिया जाएगा भैया पॉजिटिव कंपोनेंट है, ठीक है। अब पॉजिटिव कंपोनेंट अगर तुमसे कह दिया जाएगा तो मतलब सॉरी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस लिखा हुआ है, तुमसे कह दिया जाएगा ओरिजिनल फेस सीक्वेंस के सीक्वेंस में कौन सा कंपोनेंट होता है? तो पॉजिटिव होता है। ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन अच्छा देखा था कि अगर कोई बैलेंस्ड सप्लाई है, बैलेंस्ड सप्लाई, बैलेंस ध्यान से समझना, तो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? तो उसके अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है केवल, और नेगेटिव और जीरो जो होते हैं ये जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव सीक्वेंस ये है और यही देखो इसका सीक्वेंस है। समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर केवल पॉजिटिव कंपोनेंट मौजूद है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। देन हमारे पास है जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस की खास बात क्या होती है कि तीनों फेज सेम फेज में होंगे, यानी कि आर भी इधर, वाई भी इधर और बी भी इधर, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच का? जीरो हो गया। समझ में आ रही बात ये? तो ये होता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक, क्लियर हो गया? नाउ अब आगे चलते हैं। अब देख लो चांसेस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस। तो मतलब ये कह रहा है कि भैया चांसेस और फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस, मतलब कितनी चांसेस हैं होने के, एलजी फॉल्ट होने का कितना प्रतिशत चांस है, एलएल फॉल्ट होने का एलजी के कितने चांस हैं। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो वो है एलजी फॉल्ट, 70 से 80%। समझ रहे हो? 70 से 80% जो है वो एलजी फॉल्ट होगा तुम्हारे सिस्टम के अंदर, चांसेस हैं होने के। दूसरी कैटेगरी आती, उसके बाद किसका चांस है? एलएल फॉल्ट होने का। मतलब सबसे ज़्यादा अगर 3 फेज हैं तो एक फेज का ग्राउंड पे टूट के गिरने के चांस 70 से 80% है। जरूरी नहीं है तार टूट के गिरे, मान के चलते हैं गिलहरी बैठ गई। देखो ध्यान से समझो, एलजी फॉल्ट का मतलब ये नहीं केवल तार टूट के गिरेगा। मान के चलते हैं ये हमारे पास इंसुलेटर है और यहाँ पे तार जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, और इधर जा रहा था और यहाँ पे जंपर वायर होता है। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये जंपर वायर से आर्किंग हो गई ग्राउंड में, तो ये भी एलजी फॉल्ट हो गया। समझ में आ रही बात? ये यहाँ कोई कबूतर आके बैठ गया, चिड़िया बैठ गई, तो कंडक्टर और जो तुम्हारा है इस तरीके से बैठी कि बड़ी सी चिड़िया थी कि जो तुम्हारा कंडक्टर है और जो टॉवर है ये आपस में उस चिड़िया के थ्रू कनेक्शन कंप्लीट कर गए। कोई बंदर आके बैठ गया तो कनेक्शन कंप्लीट कर जाएगा, तो भी हमारा क्या हो गया? एलजी फॉल्ट हो गया। मतलब ये सारा करंट अब ग्राउंड में चला जाएगा। तो जब भी कभी चाहे आर्किंग की वजह से हो, चाहे तुम्हारे चिड़िया बंदर की वजह से हो, या कोई भी केस हो सकता है जिस केस में टॉवर में
करंट वो कंडक्टर ग्राउंड में चला जाए तो वो एलजी फॉल्ट की कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज़्यादा ये होता है, गाँव में जाओगे तो ट्रांसफार्मर के पास गिलहरी उलहरी होती तो उनमें बहुत हो जाता है, बंदर चिड़िया इनसे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई कबूतर आके बैठा, एकदम धाएं से आवाज़ आई और वहाँ पे फॉल्ट हो गया। तो एलजी फॉल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, 70 से 80%। उसके बाद एलएल फॉल्ट है कि मतलब तार आपस में जुड़ गए। अब ये कैसे हो सकता है, ये भी वही है, बंदर चिड़िया यहाँ बैठ गई आके चिड़िया, अब एक चिड़िया बैठी थी यहाँ, एक ऊपर बैठी थी, दोनों ने आपस में टच करा और ये चिपक गए। वैसे एड वेड आते थे ना, वैसे ही। तो ये एलएल कैटेगरी में आ गया, तो ये 15 से 20% होने के चांस है। देन एलएलजी है कि मतलब दो लाइन भी आपस में टच कर गई और ग्राउंड भी टच हो गया, तो 10% इसके। देन ट्रिपल एलजी है। ट्रिपल एलजी में क्या हुआ कि जैसे सांप गिरा के, तो तीनों कंडक्टर पे गिर गया और गिर के ग्राउंड पे भी टच हो गया, लंबा सा सांप था, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी में ये होता है ट्रिपल एलजी फॉल्ट। तो 2 से 3% चांस होते हैं इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा देखो क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बीच वालों कोई नहीं पूछता। तो या तो तुम टॉप कैटेगरी में हो या बिल्कुल बॉटम में हो, तो पूछ लिया जाएगा इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो भैया आंसर है एलजी। सबसे कम कौन सा हो सकता है, तो आंसर है ट्रिपल एलजी फॉल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। सोचो ना, मतलब कितना ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी या कितनी ज़्यादा नेचर को व्यवस्था बैठानी पड़ेगी कि तीनों तार टूटे, वो आपस में जुड़े रहें और मतलब आपस में टच भी हो जाए और ग्राउंड भी मिल जाए। तो इसीलिए सबसे कम चांसेस इसी के हैं ना। अब बात कर लेते हैं सीवियरिटी ऑफ फॉल्ट की। तो ये जो सीक्वेंस है, इसका उल्टा सीक्वेंस यहाँ बना दो। जस्ट ये जो साइन मैंने बनाए इनको ऐसे कर दो रिवर्स, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सबसे कम सीवियर होता है एलजी फॉल्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात है, एलजी फॉल्ट सबसे कम सीवियर होता है। ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे जब लेक्चर पढ़ाऊंगा। अल्टरनेटर में अलग कहानी है, उसको छोड़ो। ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एलजी फॉल्ट सबसे लीस्ट सीवियर होता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर कौन सा होता है, ट्रिपल एलजी फॉल्ट। ये सिंपल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आए हुए हैं तो याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। चांसेस किसके होने के सबसे ज़्यादा हैं, एलजी फॉल्ट के। और खतरनाक सबसे कम कौन सा है, एलजी फॉल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एक बात सोचो, अगर जो फॉल्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है, अगर वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता तो सिस्टम तो आए दिन आग लग रही होती, आए दिन चौपट हो रहा होता। तो ये कह सकते हो नेचर का एक कह सकते हो बहुत ही रहम दिल नेचर है हमारी। तो जिससे कि क्या हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कोई बीमारी, जैसे जैसे बुखार है, ठीक है। तो बुखार फीवर जो है नॉर्मली जो हमारे बैक्टीरिया या इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, या वायरल फीवर है, वायरल फीवर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वायरल, और सबसे कम लोग इसमें मरते हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस आउट है। वरना अगर मान लो सबसे ज़्यादा लोग इसी में मरने लगे, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब सबसे सीवियर अगर ये हो गया तो यार आधे से ज़्यादा हमेशा जनसंख्या साफ ही होती रहेगी इसमें। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझना है, जो बीमारी सबसे ज़्यादा फैलेगी वो सबसे कम सीवियर होगी, सीवियरिटी उसकी सबसे कम होगी बीमारियों में। ऐसा मैंने देखा है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्टडी नहीं करा है, पर जितना जानता हूँ उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो सीवियरिटी उतनी कम होगी और जो चीज़ सबसे कम फैलेगी वो उतनी ज़्यादा सीवियर होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो अब देखो कैसे पहचानोगे इसके ऊपर, मतलब ये समझ लो 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार, चॉकलेट नहीं, क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसी स्लाइड से तुमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, पहचानोगे कैसे, तो पहचान कैसे करोगे कौन सा फॉल्ट हुआ है, तो उसकी ये मैंने पूरी टेबल बना के रखी है, मस्त टेबल है। और ये समझ लेना, बाद में थैंक यू दे कहना, इसके क्वेश्चंस लगाओगे, सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एलजी फॉल्ट को पहचानने का क्या तरीका है, जब भी एलजी फॉल्ट होगा तो तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एलएल फॉल्ट अगर होता है तो क्या होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस बराबर और अपोजिट साइन के होंगे। मतलब अगर I1 पॉजिटिव कंपोनेंट जो है +9 है, तो I2 जो होगा वो -9 होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है पर साइन अपोजिट है। तो ये हो गया एलएल फॉल्ट। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, I0 0, इसके लिए एक और बात बता दे रहा हूँ तुम्हें। एक हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ग्राउंड इन्वॉल्व है, ग्राउंड इन्वॉल्व हो गया तो I0 आएगा पिक्चर में। और अगर ग्राउंड नहीं इन्वॉल्व है, नो ग्राउंड इन्वॉल्व, नो ग्राउंड इन्वॉल्व, अगर ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं हुआ तो I0 हमेशा 0 होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर G लिखा हुआ है, LG, LLG, ट्रिपल LG, तो याद रखना, ट्रिपल LG नहीं, ट्रिपल LG अलग कैटेगरी हो गई, ट्रिपल LG सिमेट्रिकल में आ गया, अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। जब भी ग्राउंड इन्वॉल्व होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपका I0 पिक्चर में आएगा, ठीक है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है, डबल एल फॉल्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, I1 इज इक्वल टू -I2 एंड I0 इक्वल टू 0, इसलिए I0 0 हो गया ना। LLG फॉल्ट की बात कर लेते हैं। LLG, अब देखो G इन्वॉल्व है यानी कि I0 पिक्चर में रहेगा।
तो एलएलजी की खास बात क्या होती है कि तीनों का सम जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I0 इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात ये। तो अगर आपको मैंने I1 I2 और I0 दे दिए, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो हो जाएगा एलजी फॉल्ट। अगर केवल ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट साइन है तो वो हो गया एलएल फॉल्ट, वहाँ पे 0 होगा। अगर मान के चलते हैं I1 प्लस I2 प्लस I0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हो गया तुम्हारा एलएलजी फॉल्ट। समझ में आ रही बात है, ये हो गया। देन फाइनली आती है, हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एल फॉल्ट की, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जब भी होगा तो केवल उसके अंदर I1 फ्लो करेगा और I2 इक्वल टू I0 इक्वल टू 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें से सब कुछ 0 हो जाएगा। देन फाइनली ये बात मैंने लिखी हुई है कि अगर I0 इक्वल टू 0 है तो यानी कि कोई ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केस में I0 0 होगा। अगर कहीं पर I0 0 है तो यानी ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं, तो दो पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं, या तो ट्रिपल एल फॉल्ट होगा या फिर एल फॉल्ट होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि भैया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अगर जीरो है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो है तो वो कौन सा फॉल्ट हो सकता है, तो या तो एल होगा या ट्रिपल एल फॉल्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। एलएलजी फॉल्ट के लिए एक कैटेगरी और यहाँ पे मैंने बनाई हुई है एलएलजी फॉल्ट को पहचानने की, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V0, यानी कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का करंट बराबर है तो ये हो गया एलजी, और अगर वोल्टेज बराबर है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V0 तो ये हो गया डबल एलजी फॉल्ट। समझ में आ रहा है, तो ये कैटेगरी हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे, आइए समझ में आगे को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की आपको। ठीक, एक बात और समझ लो, क्योंकि इसके अंदर करंट बराबर है। करंट कब बराबर होती है, करंट सीक्वेंस बराबर होते हैं जब हम बात करते हैं सीरीज की, इसीलिए एलजी फॉल्ट जो है वो सीरीज फॉल्ट की कैटेगरी में भी आ जाता है। सीरीज फॉल्ट इसको हम कह देते हैं कि ये सीरीज फॉल्ट की, मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, सीरीज फॉल्ट नहीं कहूँगा, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, रुको स्टेटमेंट सही कर लेते हैं, सीरीज फॉल्ट नहीं, सीरीज फॉल्ट तो ओपन सर्किट ही है। इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, या सीक्वेंस कंपोनेंट, वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये कह सकते हो सीरीज कनेक्टेड है कंपोनेंट। ठीक है, फॉल्ट सीरीज नहीं है, फॉल्ट तो शंट ही फॉल्ट है ये। इसके जो कंपोनेंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस वाले केस की, ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V0, मतलब इसके अंदर जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, सीक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये शंट में कनेक्टेड है, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज बराबर रहता है। समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो अगर ये दोनों बराबर हैं तीनों आपस में, तो यानी कि कब हो सकते हैं, ये सीरीज में बराबर हो सकते हैं। और क्योंकि करंट सीरीज में ही करंट सेम रहता है, ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है। और अगर इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट आपस में शंट में कनेक्टेड है। तो समझ में आ गई बात है, क्लियर हो गया। तो लास्ट लाइन में अगर स्टेटमेंट दे दूं कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के अराउंड अगर करंट बराबर आ रही है, उनसे पास होने वाली करंट बराबर आ रही है, तो यानी कि ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अगर इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम आ रही है तो ये शंट में कनेक्टेड। बिल्कुल ऐसा ही देखो, पॉजिटिव जो होगा, एक पॉजिटिव इंपेडेंस होगा Z पॉजिटिव Z1, नेगेटिव का इंपेडेंस होगा Z2 और इसका इंपेडेंस होगा Z0। अब अगर इन तीनों के अक्रॉस करंट सेम है तो मतलब ये तीनों कंपोनेंट आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। और अगर इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये कहानी है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बताया। ओके, नाउ बात कर लेते हैं फॉल्ट करंट की, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगेन गेट तक के एग्जाम में इस स्लाइड से क्वेश्चन आए हुए हैं, ईएस के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो फॉल्ट करंट, तो एलजी की बात कर लेते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो उस केस में क्या होगा, आई फॉल्ट इक्वल टू 3EA, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज डिवाइड बाई Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस प्लस 3ZN। ZN मतलब कि जैसे मान के चलते हैं स्टार है और इसको तुमने ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड जो करा है वो हमने जो ग्राउंडिंग रिएक्टेंस है वो ZN है, ठीक है, न्यूट्रल रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस जो है वो ZN है। तो ऐसे केस में ये वो ZN है। अगर आपने सॉलिड ग्राउंड करा है मतलब ऐसे, तो ZN की वैल्यू हो जाएगी 0, सिंपल है। तो अगर हमने ग्राउंड करा है वाया रिएक्टेंस या किसी भी तरीके का रुकावट इंपेडेंस डाल के, तो वो यहाँ पे 3ZN के रूप में जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये हो गई आई फॉल्ट की वैल्यू। और आई फॉल्ट का जो करंट होगा, फॉल्ट करंट, दिस शुड बी इक्वल टू द 3 टाइम्स I1 या 3 टाइम्स I2 या 3 टाइम्स I0। क्यों, क्योंकि एलजी फॉल्ट के अंदर क्या होता है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 होता है। अभी पीछे हमने सीखा, देखो यहाँ पे सीखा ना। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो भी फॉल्ट आएगा एलजी फॉल्ट में, उसमें फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी 3 टाइम्स I1। अब अगर ये 3 टाइम्स I1 है तो यही 3 टाइम्स I0 के बराबर हो जाएगी, यही टाइम 3 टाइम्स I2 के बराबर हो जाएगी। और अगर 3I1 की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगा। समझ में आ रही बात है। तो डेट इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी आती है एलएल फॉल्ट की। एलएल फॉल्ट के अंदर हमें पता था I1 इज इक्वल टू माइनस I2 होता है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट वैल्यू निकल के आएगी
वो आई फॉल्ट कितना होगा, वो होगा √3 टाइम्स I1 कह लो, या फिर √3 टाइम्स I2 कह लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की नहीं बात हो रही यहाँ पे, पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉल्ट करंट जो होगा उसका देखो मैग्नीट्यूड वो या तो 3 टाइम्स, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, LG में आई फॉल्ट है 3 टाइम्स I1, और यहाँ पे आई फॉल्ट है √3 टाइम्स I1। समझ में आ रही है, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ याद रखने का। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स I2 के, ये इक्वल हो जाएगा √3 टाइम्स I2 के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू है E0, ई मतलब जो भी फेज है E1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn। ठीक है, और यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है, जो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फेज की बात हो रही है, जैसे ए लिया हुआ है, तो जैसे ABC फेज है, ABC, तो यहाँ पे IA1, तो EA उस पर्टिकुलर फेज का वोल्टेज डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। समझ में आ रही बात है, क्योंकि Z0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड हुआ ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसे चाहे तुम रट लो, या जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद रख लो, थोड़ा सा अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये I1 की वैल्यू ये निकल के आ गई यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे आई फॉल्ट इक्वल टू √3 I1, और I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू होगी ये 3 EA डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। अब क्योंकि √3 है तो इसे √3 से कर दोगे, दिस शुड बी इक्वल टू द आई फॉल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है डबल LG फॉल्ट। इस केस में अगर फॉल्ट होगा तो 3 टाइम्स I0 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखो यही बात जो मैंने पीछे बताई थी, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है कि जितने भी सीक्वेंस नेटवर्क हैं, यानी कि Z1 Z2 और Z0 की बात हो रही है, अगर इनके अक्रॉस ये अगर करंट सेम है, मतलब अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये तीनों के तीनों अगर सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर शंट में कनेक्ट हो सकते हैं। तो सीरीज में अगर कनेक्ट है तो यानी कि इनके अक्रॉस I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, और ये कहाँ होता है, ये होता है LG फॉल्ट में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घूम जाता है इंसान का दिमाग उस समय जब पेपर दे रहे होगे। तो अगर सारे कंपोनेंट बराबर है, Z1 इक्वल टू Z2, सॉरी Z1 I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, मतलब तीनों कंपोनेंट Z1 Z2 Z0, अगर इन तीनों कंपोनेंट से पास होने वाली करंट सेम है, तो ये तीनों कंपोनेंट किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे भाई साहब। और अगर इनसे पास होने वाला वोल्टेज सेम है इनके अक्रॉस, मतलब Z1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, Z2 के अक्रॉस वोल्टेज और Z0 के अक्रॉस अगर वोल्टेज सेम है, तो ये वोल्टेज कब सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में, तो इसीलिए ये पैरेलल में है, तो ये कहाँ होंगे, डबल LG में। ठीक, ना आप क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट थे इतने मैंने बता दिए, इतना कर जाओ, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कौन से फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट नहीं करता। सीधी सी बात है, जहां ग्राउंड नहीं होगा वहां ये नहीं मिलेगा। तो लाइन टू लाइन, बाकी सब में देखो ग्राउंड 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 ग्राउंड, तो सब में जीरो सीक्वेंस होगा, इसमें नहीं होगा लाइन टू लाइन में। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो, इनमें से किस टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर, मतलब किसमें शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम होगी। तो मैंने बताया था मैक्सिमम मतलब जो जो सबसे कम होता है, कितना, ट्रिपल L फॉल्ट में, तो 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल LG, याद आया, ट्रिपल LG बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है डैश इज अ सीरीज टाइप अनबैलेंस्ड फॉल्ट। अब देखो सीरीज टाइप, समझ रहे हो, अनबैलेंस्ड फॉल्ट अकर इन द पावर सिस्टम। सीरीज कौन सा होता है भैया, सीरीज टाइप फॉल्ट कौन से होते हैं, सीरीज टाइप होते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, और शंट टाइप कौन से होते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखो इसमें, और जो मैंने अभी पीछे समझाया था कि सीक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं Z1 इक्वल टू, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से समझो इस बात को। LG फॉल्ट जो होता है इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, मतलब Z1 Z2 और Z0, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं। LG फॉल्ट कौन सा है, शंट फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो सीरीज में कनेक्ट है। LLG फॉल्ट क्या है, ये तुम्हारा कैसा फॉल्ट है, इसके अंदर वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V0, मतलब इसमें Z1 Z2 और Z0 शंट में कनेक्टेड है, और ये फॉल्ट कौन सा है, फॉल्ट शंट SC फॉल्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीरीज टाइप का अनबैलेंस फॉल्ट हुआ है, सीरीज टाइप का। अब सीरीज फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, एक फेज ओपन हो गया, दो फेज ओपन हो गए और तीन फेज ओपन हो गए, है ना। एक और दो ये कैटेगरी आती है अनबैलेंस्ड की, और ये आती है बैलेंस्ड की या सिमेट्रिकल की। तो कह रहे हैं अनबैलेंस्ड हुआ है, तो मतलब ओपन कंडक्टर फॉल्ट। ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। सीक्वेंस कंपोनेंट फॉल्ट करंट दे रखा है। अब I1 की वैल्यू दे रखी है J 1.5, ठीक है 1.5 J,
I2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का जे 0.5, I0 की वैल्यू दे रखी है माइनस का जे 1। अब देखो अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आया 0, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I0 इक्वल टू 0। ये किस में होता है? तो ये भाई साहब होता है आपके LLG में। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? पीछे भी हमने देखा था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी दे रखी है कौन सा रिकॉर्ड करेंगे सिस्टम अंडर अ फॉल्ट कंडीशन, ये तीनों दे रखे हैं। अब देखो तीनों की अगर बात करें तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, ये किस में होता है भैया? ये होता है LG फॉल्ट में। मतलब Z1 Z2 और Z0 ये कैसे कनेक्टेड हैं? ये सीरीज में कनेक्ट है इसका मतलब। तो लाइन, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड, फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड में कुछ अपना रोल प्ले नहीं करता? तो फॉल्ट करंट जब भी होगा आई फॉल्ट, तो उसके अंदर एक तो आएगा वोल्टेज, ठीक है, LG होगा तो वहां पे आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स EB डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZN, है ना। और अगर LL है तो वहां पे आ जाएगा √3 टाइम्स EB, मतलब EA जो भी है वोल्टेज, डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ये पर्टिकुलर फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं, फेज के, एक पर्टिकुलर फेज के वोल्टेज की बात हो रही है जो फॉल्ट के समय पे है। जैसे मान के चलते हैं ये फॉल्ट हुआ तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो EA होगा, अगर A फेज है ये, अगर R है तो ये ER होगा। समझ में आ रही बात? वो बात हो रही उस वोल्टेज की, ठीक है। तो वोल्टेज भी पिक्चर में आता है और इम्पिडेंस भी पिक्चर में आता है। तो वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा फॉल्ट करंट और इम्पिडेंस पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। समझ में आ रही बात? ये आई होप किसी भी तरीके का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ज़्यादातर मैंने कवर कर दिया है, जितने भी थे पॉसिबिलिटी है वो मैंने कवर कर दी ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रखा है कि जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ अ जनरेटर। अब देखो I0 की वैल्यू दे रखी है 3 पर यूनिट, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है देन द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है। ये पूछा गया है कि करंट न्यूट्रल से करंट कितना पास होगा ड्यूरिंग द फॉल्ट, अगर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मान लेके चलते हैं भाई फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर I0 की वैल्यू दे रखी है और हमारा कौन सा फॉल्ट हुआ? LG फॉल्ट हो गया, ठीक। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हमने क्या करा है, जस्ट हमने अपना फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, देखो दे रखा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये रहा, ये दे रखा है तुम्हें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और I0 की वैल्यू दे रखी है। तो तुमसे पूछा जा रहा है फॉल्ट करंट कितना होगा, फॉल्ट इज, ठीक है। तो फॉल्ट करंट जो होगा तुम्हारा आई फॉल्ट, दिस शुड बी न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अब देखो ये जो करंट होगा, तो जैसे मान के चलते हैं भाई ये फेज है, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक। अब मान के चलते एक फेज अपना ये इस तरीके से फॉल्ट हो गया, तो ये जो फॉल्ट करंट जाएगा यहाँ से, ये फॉल्ट करंट यहाँ से जाएगा और इसका पाथ क्या होगा? पाथ ये होगा, इस तरीके से जा रहा होगा भाई। क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है ना, तो ये इस तरीके से फॉल्ट करंट जा रहा होगा, ठीक। अब ये जो फॉल्ट करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फॉल्ट की वैल्यू पूछी जा रही तुमसे, द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट, तो वो सेम होगा। तो आई जो न्यूट्रल से जो करंट फ्लो करेगा, दिस शुड बी इक्वल टू द आई फॉल्ट करंट। समझ में आ रहा है? इसी तो अपना क्लोज पाथ कवर होगा। अब आई फॉल्ट, LG के अंदर फॉल्ट करंट कितना होता है? आई फॉल्ट, दिस शुड बी इक्वल टू द 3 टाइम्स I1। अब I1 के बराबर होता है, और क्या होता है? I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, ठीक है। तो यानी कि तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आई फॉल्ट इक्वल टू 3 टाइम्स I0, कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो I0 तुम्हें पता ही है जे, इसका 3 गुना कर दो तो 9, तो आंसर कितना हो जाएगा? आई फॉल्ट इक्वल टू 9J पर यूनिट। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके अंदर क्या है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा, स्टार विद न्यूट्रल, उसमें वो न्यूट्रल करंट जो होगा वो इक्वल होगा फॉल्ट करंट के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा खासा लंबा लेक्चर था, पर लगभग जितने क्वेश्चन थे मैंने टाइप उसके कवर कर दिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर मेरे को कुछ नया पता चलेगा तो वो भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।